नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार शुरू हो चुका है। सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में अपनी पहली चुनावी रैली की। आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर हमारी किताब के बाद किस तरह से पूरा मीडिया और आईटी सेल हमारे पीछे ही पड़ गए। उन्होंने कितने ही प्रयास नहीं किए कि हमें परेशान कर सकें, हताश कर सकें। तरह तरह के षड्यंत्र और तरह तरह की परेशानियां खड़ी की गईं। आपका साथ है तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं। एक बार फिर वही अनुरोध कि आप हमारी मदद कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमें ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपने को बेहतर बना सकें और आप तक उन सवालों को रख सकें जो लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के लिए बेहद जरूरी है। राहुल गांधी की यह रैली कुछ बातों में एकदम से दूसरी रैलियों से बिल्कुल ही अलग है। रैलियों में आमतौर पर नेता अपने वादे रखते हैं, क्या क्या काम होने वाले हैं उसका जिक्र करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस रैली में 4 बड़ी बातें हैं। ऐसी बड़ी बातें जो आमतौर पर नेताओं के भाषणों का तो हिस्सा ही नहीं होती हैं। आप यह वीडियो पूरा देखिएगा और आप समझेंगे इस बात को कि कैसे राहुल गांधी जिस लोकतंत्र की अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए नागरिकों का धैर्य एक बुनियादी बात है। राहुल गांधी को आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी अपने भाषणों में लोकतंत्र की एक गंभीर विवेचना करते हैं। उनके भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह केवल भावनात्मक नहीं होते हैं। राहुल गांधी आपको विश्व गुरु बनाने की बात नहीं करते। राहुल गांधी 24 घंटे विकसित भारत का नारा नहीं दोहराते, बल्कि समाज में मौजूद विसंगतियों की तरफ संकेत करते हैं और उन प्रश्नों पर आपको ले जाते हैं जिनके सहारे लोकतंत्र जीवित रहते हैं। राहुल गांधी के इस भाषण की सबसे पहली बात हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ तनाव है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं सभी हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। राहुल गांधी इस भाषण में जोर देकर कह रहे हैं किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हिंदुस्तानी अगर है तो मैं उसके लिए जब तक जीवित हूं मैं खड़ा रहूंगा। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। राहुल गांधी जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जिसे बीजेपी के प्रभाव में सारे लोग दरकिनार करते जा रहे हैं। जैसे बीजेपी मुसलमानों के सवाल पर चुप्पी साध लेती है, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी मुसलमानों के सवाल पर चुप हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि दिल्ली में शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के नागरिकों ने कितना बड़ा और खूबसूरत आंदोलन तैयार किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपने नागरिकों से एक बार भी बात करने का प्रयास नहीं किया। दिल्ली में जब दंगे हुए तो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी हम सब ने महसूस की थी। पिछले दिनों एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आप शाहीन बाग
पर क्या कहेंगे आप शाहीन बाग नहीं गए, तो उनका जवाब सुनिए और सोचिए कि क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक ऐसा नेता जो बदली हुई दुनिया की बात करता था 2013 में, अपनी एक बड़ी आबादी के लिए, अपने मुसलमान नागरिकों के लिए, उनके आंदोलन के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यह वीडियो। लोग कहते हैं कि आप शाहीन बाग पे चुप हो जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। तो शाहीन बाग के क्या क्या बोलूं मैं उस पर? मतलब आप वो इनकी राजनीति का हिस्सा, ये कर रहे हैं राजनीति। मेरी राजनीति अलग है, मेरी ये वाली राजनीति नहीं है। मेरी राजनीति स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। आपने देखा किस तरह से केजरीवाल शाहीन बाग को खारिज कर रहे हैं, जबकि शाहीन बाग में दुनिया का एक इतना खूबसूरत आंदोलन सामने आया जिसमें अहिंसक नागरिक एक विपरीत समय में अपनी मांगों के लिए अड़े थे। बुजुर्ग महिलाओं ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी। अरविंद केजरीवाल उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उनकी चुप्पी आपको उसी राजनीति की ओर ले जाती है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हैं, जहां पर मुसलमानों के लिए अपमानजनक टिप्पणियां हैं और वो टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के 3 बड़े चेहरों पर भी बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रवेश वर्मा, इनके भाषण लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। रमेश बिधूड़ी, आपने देखा होगा किस तरह से संसद में उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल अपने साथी सांसद के लिए किया था। आज तक रमेश बिधूड़ी पर क्या कार्रवाई हुई हम सबको नहीं पता है। तो आप देखें कि किस तरह से ऐसे नेता जो लगातार मुसलमानों पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, चर्चा में रहते हैं। कपिल मिश्रा, उनको टिकट देने के लिए बीजेपी ने अपने 5 बार के विधायक का टिकट काटा है। तो आप समझिए कि किस तरह की राजनीति करने वालों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। क्या उसी लाइन पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं जो मुसलमानों के सवाल पर चुप हैं? लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं सबके लिए खड़ा रहूंगा, आप किसी भी मजहब से क्यों ना हो। आज इसी राजनीति की देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। राहुल गांधी की रैली की दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान, ये सच्चाई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा को रेखांकित किया। 4000 किलोमीटर की यात्रा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का उन्होंने जिक्र किया और दोहराया कि केवल वोट की बात नहीं है। राहुल गांधी बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं जिसे कोई दूसरा नेता रेखांकित नहीं करता कि आप भले उनको वोट दें या ना दें, लेकिन वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले ही रखेंगे।
एक नेता के रूप में ऐसा कहना बहुत साहस की बात है। भारत में इस वक्त कोई ऐसा नेता है जो आपसे कहे कि भले आप मुझे वोट दें या ना दें, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए खड़ा हूं। हिंदुस्तान में इस वक्त जिस तरह से मीडिया, राजनीति और तमाम ऐसे बयानों से एक माहौल बनाया जा रहा है नफरत का, और हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता उसकी अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना कि आप मुझे भले वोट दें, भले आप मुझे वोट दें या ना दें, मैं मोहब्बत की बात करूंगा, यह बहुत जरूरी बात है। जिस तरह से राहुल गांधी आरएसएस को ललकारते हैं, वैसे करता हुआ कोई दूसरा नजर नहीं आता। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शरद पवार आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आरएसएस को चिट्ठी लिख रहे हैं, बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं। यह सभी बातें आरएसएस को महिमा मंडित करती हैं और यह बताती हैं कि तमाम नेता हिंदुत्व की उस लाइन को नहीं छोड़ना चाहते जिसमें मोटे तौर पर देश की एक बड़ी आबादी के लिए केवल और केवल नफरत है और हिंसा है। तो राहुल गांधी के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है आरएसएस को स्पष्ट तरीके से चुनौती देना, आरएसएस को ललकारना। ऐसा कोई दूसरा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी स्पष्ट होकर कह रहे हैं कि वह आरएसएस के खिलाफ थे, लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कभी लड़ाई बंद नहीं होगी। राहुल गांधी की रैली की तीसरी बड़ी बात, उन्होंने केजरीवाल और मोदी पर एक साथ निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों नेता लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन इनकी नीतियों में समाज के सभी वर्गों के लिए भागीदारी नहीं है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिकरण बिल हो, किसान का कर्जा माफ हो, स्कॉलरशिप्स हो और संविधान हो, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। जाति जनगणना के सवाल पर चुप हैं, आरक्षण के सवाल पर चुप हैं। दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस की मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल और संविधान को लेकर की गई पहल पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपके साथ ऐसा किया है, आपके लिए ऐसा किया है। राहुल गांधी के भाषण की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने शीला दीक्षित को याद किया। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने के वादे किए, एक के बाद एक ऐसी बातें कही कि लगा कि बस दिल्ली की तस्वीर बदल ली जाएगी। लेकिन दिल्ली आज कहाँ है? उसके सफाई के सवाल, प्रदूषण के सवाल, सारे सवाल वहीं के वहीं हैं। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है
वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, राहुल आखिर में कहते हैं कि मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही प्रचार का और मीडिया का एक ही रणनीति पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। भारत में इस वक्त कोई भी नेता इस बात को नहीं कह रहा है, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप ध्यान से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के भाषणों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के भाषणों में अर्धसत्य, दूसरों के प्रति दुष्प्रचार और मनगढ़ंत आरोप, इन तीनों बातों का एक जैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।